ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू नीडी क्लासेस। तो 67th बीपीएससी के लिए नीडी क्लासेज आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में मैंने एक पूरा डिटेल टॉपिक वाइज प्लान भी आप लोगों को दे दिया है। और इसलिए आज 6 तारीख है और आज जो है हमारा हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये क्रैश कोर्स। तो हिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग लूसेंट सीरीज़ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री में। लूसेंट में मैंने आपको कहा था कि इसका पहले आप लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ लीजिएगा। तो प्राचीन इतिहास कम से कम जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले लूसेंट का आप लोग जो नया वाला एडिशन है 2021 एडिशन खरीद लीजिएगा, क्योंकि नया एडिशन में जो पुरानी कुछ अगर गलतियां होती हैं उसको सुधार लिया जाता है और कुछ नए तथ्य भी उसमें जोड़े जाते हैं, नए टॉपिक्स भी उसमें जोड़े जाते हैं। इसलिए नया लूसेंट काफ़ी सस्ता होता है मार्केट में, इसलिए आप लोग लूसेंट का जो नया वाला एडिशन है 2021 उसको खरीद लें, ताकि वो एक मतलब एक ऐसा किताब है जिससे सारे भी एग्ज़ाम्स कवर हो जाते हैं और लगभग पूरा जीके जीएस उसमें कवर रहता है, तो इसलिए उसको खरीद लेना चाहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और चूंकि ये क्रैश कोर्स सीरीज होगा, पहले भी बता चुका हूँ मैं, तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहेगा, इसलिए हम लोग फास्ट चलेंगे। तो आप लोग कोप अप कीजिएगा, स्पीड को कोप अप कीजिएगा। और अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी हों जिनको लगे कि नहीं स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो वो स्पीड को कम करके भी, वीडियो में यूट्यूब में ऑप्शंस होता है, आप स्पीड को कम करके वीडियो को सुन लेते हैं। हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ लूसेंट में दिया हुआ है भारत के इतिहास से इसको स्टार्ट किया है। ये भारत का इतिहास से शुरू होता है लूसेंट ये। और तो भारत के इतिहास से ये स्टार्ट होता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। हमारा देश भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। महाकाव्य तथा पुराणों में हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है, भरतों का देश कहा गया है, यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी जो पर्शियन लोग थे, ईरानी लोग थे, इसे सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु न कहकर ईरानी लोग हिंदू, सौ को वो लोग बोलते थे, इसलिए सिंधु को वो लोग हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। अब चूंकि जो ईरान का आप लोग अगर मैप में देखेंगे तो भारत जो है ईरान के पश्चिम में होता है, तो वहीं से नाम शुरू हुआ और वो नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। जो सिंधु नदी है उसी के नाम से हिंदू लोगों को कहा जाने लगा और उसी के नाम से ये फिर हिंदुस्तान कहना लाने लगा। अब यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। देखिए प्रश्न यहाँ बहुत तरीके का आ सकता है कि हिंदू कौन कहते थे, इंदे कौन कहते थे, हिंद कौन कहते थे। तो ये टॉपिक में ये चीज़ याद करना जरूर। यूनानी से इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। तो हिंदू शब्द कैसा है, प्रश्न आ सकता है। क्योंकि ईरान के लोग, फारस के लोग इसको सिंधु को हिंदू कहते थे, तो यह एक फारसी शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ भारत को किस किस नाम से जाना जाता है और कौन कौन लोग क्या क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। विंध्य की पर्वत श्रृंखला, जो विंध्य की पर्वत देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो अगर आप लोग भारतवर्ष को देखेंगे तो भारतवर्ष में ये अगर आपका गुजरात हो गया, तो यहाँ आपका विंध्या सीरीज है या विंध्य पर्वत श्रृंखला है। तो ये भारत को उत्तर और दक्षिण, यहाँ ऐसे मैं दिखा दूँ, यहाँ विंध्य है तो ये दक्षिण और ये उत्तर में बांटती है। ठीक है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का। अब द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है। और उत्तर में जो है वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं जो बोली जाती हैं, जिसको हम लोग उत्तर भारतीय भाषाएं या नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज कहते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड जिसको
कॉकेशियंस भी अंग्रेजी में कहते हैं, निग्रॉयड और मंगोलायड। मंगोलॉयड जो कि मंगोल से, या अपने नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड में, जिनका चेहरा मतलब मंगोलियन जैसा, जिनकी आंखें जो होती है वो छोटी छोटी आंखें होती हैं, लंबी आंखें होती हैं, चेहरा जो है वो चौड़ा होता है, चीनी और नेपाली जैसे लोग होते हैं वो मंगोलॉयड। तो अब आगे आते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है भाग? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलेरियस को जाता है। अब इनका 1638 से लेकर 1707 एडी तक इनका काल है, क्रिस्टोफ सिलेरियस। और ये एक जर्मन इतिहासकार थे और इन्होंने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा था। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ से फिर प्राचीन भारत जो कि शुरू हो जाता है हमारा। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। अब सबसे पहले इतिहास के स्रोत जानना जरूरी है। तो प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। अब कौन कौन स्रोत है? धर्म ग्रंथ है पहला, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण व चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब कोई भी इतिहास है उसके बहुत सारे स्रोत होंगे, तो उसमें से पहला धर्म ग्रंथ हो जाएगा, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, तीसरा विदेशियों का विवरण हो जाएगा, जो भी विदेशी यहाँ घूमने आए, यात्रा के लिए आए या पर्यटक बनकर आए तो उनका विवरण रहेगा। भारत में तो ऐसे बहुत सारे लोग आते थे, हर समय में भारत के लोग, विदेश से लोग भारत में आए हैं तो उनका भी विवरण रहा है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो भी हमारे इतिहास के स्रोत हो जाते हैं। अब धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। प्रश्न आता है कि वेद जो है उसकी रचना किसने की है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से इनको जाना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी पृथ्वी ही हमारा, पूरी पृथ्वी के लोग, हम लोग आपस में कुटुंब है, आपस में हम लोग भाई बहन है, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं आप लोग जानते होंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। अब यहां ऋग्वेद से शुरू होता है हमारा। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के, बहुत सारी ऋचाएं हैं और उनके क्रमबद्ध, उनको क्रमबद्ध तरीके से रखा हुआ है, तो उन क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, अब वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित, तो इसमें कुल जो है 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उन ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र कहाँ है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 3रे मंडल में है। किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो यहां से 2 प्रश्न हो गए, पहला गायत्री मंत्र और दूसरा सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में? 9वें मंडल में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके प्रश्न हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए आपको अच्छे से यहां ध्यान देना है। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। जो हमारा समाज अभी 4 वर्णों में बटा हुआ है, तो उसका स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद का क्या है? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, ब्राह्मण कौन किससे निकले हैं? तो मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका वर्णन कहाँ किया हुआ है? ये सब लिखा कहाँ है? तो ये लिखा हुआ है पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त कहाँ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नोट, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। अब अघन्य शब्द जो है, अगर वो कहीं लिखा हुआ है तो उसका संबंध गाय से है।
ऋग्वेद के बहुत परिच्छेद में कई सारे ऐसे परिच्छेद है जिसमें यह शब्द लिखा हुआ है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि गाय जो है इसका वर्णन कहाँ है, किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। किस शब्द से? अगन्य शब्द से। अब इस